सरकारी उपक्रमों को कौड़ियों के दाम पर खरीदा और खरीदने के लिए भी पैसा भी सरकार की कृपा से सार्वजनिक बैंकों द्वारा दिया गया और उसे चुकाया नहीं गया। और सरकार द्वारा भी एनपीए के नाम पर उन्हें रिलीफ दिया गया। और जबकि जितने सार्वजनिक उपक्रम है वो राज्य है और राज्य को बेचा नहीं जा सकता। तो ये ऐसे गंभीर आरोप है कि कैसे देश की संपत्ति, सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति घटी और अडानी अंबानी की संपत्ति एकदम से बढ़ी और किस तरह से सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी के संपत्ति चंदे के नाम पर एकदम से बहुत तेजी से बढ़ी, सबसे ज्यादा बढ़ी है। और सत्तारूढ़ पार्टी के देश में कार्यालय आलीशान महलनुमा रूपों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी जांच, इनका आपस में क्या संबंध है, इस पर भी सवाल देश में उठ रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के तमाम उन घोटाले को उजागर करके रख दिया है और अब कहीं ना कहीं जो भारत सरकार यानी मोदी सरकार कहें वो भी उसमें फंसती नजर आ रही है। लाखों करोड़ रुपया अब डूबता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे और इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? रिसर्च हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट है, रिसर्च हिंडनबर्ग ने कई बार रिपोर्टें दी हैं। ये जितनी एमएनसी कंपनियां हैं इनके बारे में कि ये किस तरह से लोगों के सामने अपने जो वो जारी करते हैं, शेयर जारी करते हैं और उन शेयरों में सरकारों से या और अन्य लोगों से मिलकर उनके साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हें गुमराह करके अपने शेयर खरीदने के लिए उत्साहित करते हैं। तो ये एक तरह से एक प्रलोभन हो गया, एक तरह से धोखाधड़ी हो गई। रिसर्च हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक चीज़ और आई है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं मॉरिशस वगैरह में हैं जो बनी हैं, जिनका अपना कोई काम नहीं है और जो पैसा लगाते हैं इन चीज़ों में लगाते हैं, तो उनका पैसा कहाँ से आया? और इतना पैसा कि इस अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं इन कंपनियों में इतने रोजगार नहीं है, जो एम्प्लॉइज हैं वो कम है, परंतु एकदम से इसकी आय में इतनी गुणात्मक रूप से वृद्धि होकर विश्व के शीर्ष स्तर तक कंपनी पहुंची। इस पर जो खुलासा रिसर्च हिंडनबर्ग ने किया है और जिसने अपने साक्ष्य और प्रमाण भी दिए हैं, उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। जो शेयर खरीदते हैं पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर, वो लोग भी जानकार होते हैं शेयरों के बारे में कि क्या प्रक्रिया होती है एमएनसी कंपनियों की, कि पैसे कैसे जुटाते हैं। तो वो लोग का एकदम से उससे मोह भंग सा होना और जिस कारण 2-3 दिन में ही 3-4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का एकदम से ह्रास होना, ये मामूली घटना नहीं है। वित्तीय शोध कंपनी ने यह भी दावा किया है कि राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही कंट्री के लोगों को ठगा गया है, अपने ही सरकार को ठगा गया है। तो इस पर जांच भी नहीं बैठा रही है मोदी सरकार। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अडानी ग्रुप का इसको राष्ट्रवाद से जोड़ना अपने आप पर देश की साख पर सवालिया निशान है। पहले तो इसी को ही सरकार को निंदा करनी चाहिए कि अडानी ग्रुप द्वारा राष्ट्रवाद के नाम पर अपने आप को पेश करना। क्या अडानी ग्रुप का एजेंडा सरकार फॉलो करती है? अडानी ही सरकार का एजेंडा है? क्या सरकार अडानी को लगभग देश के हर बैंकों से कर्ज दिलाया है? और मैं भी एलआईसी का एक पॉलिसी धारक हूँ और एलआईसी का भी 74,000 करोड़ रुपया उसमें लगा है और 18,000 करोड़ रुपया 3-4 दिन में एकदम से एलआईसी पॉलिसी धारकों का कम हुआ है। तो मैं भी पीड़ित हूँ और जितने बैंक हैं अधिकतर देश के, उनका लाखों करोड़ रुपया लगा हुआ है। और अडानी ग्रुप को और अन्य बहुत सारे और उद्योगपति हुए हैं, सिर्फ चंद पूंजीपति, जो सरकार द्वारा दी गई रियायतों के कारण बैंकों से पैसा लिया, सरकारी उपक्रमों को कौड़ियों के दाम पर खरीदा और खरीदने के लिए भी पैसा भी सरकार की कृपा से सार्वजनिक बैंकों द्वारा लिया गया और उसे चुकाया नहीं गया।
और सरकार द्वारा भी एनपीए के नाम पर उन्हें रिलीफ दिया गया। और जबकि जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं वो राज्य है और राज्य को बेचा नहीं जा सकता। तो ये ऐसे गंभीर आरोप हैं कि कैसे देश की संपत्ति, सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति घटी और अडानी अंबानी की संपत्ति एकदम से बढ़ी, और किस तरह से सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी के संपत्ति चंदे के नाम पर एकदम से बहुत तेजी से बढ़ी है, सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और सत्तारूढ़ पार्टी के देश में कार्यालय आलीशान महलनुमा रूपों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी जांच, इनका आपस में क्या संबंध है, इस पर भी सवाल देश में उठ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल में एक सीमेंट फैक्ट्री बंद हुई, वो भी अडानी की थी। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा कर दिया है, जो विपक्ष के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि अडानी परिवार के पूरे जो पासपोर्ट हैं वो जब्त कर ले जाएं, ये भी देश छोड़कर भाग सकते हैं। ये इस सरकार में देखने में ये आया है कि कैसे देश के सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के दाम पर बिका गया और चंद पूंजीपतियों ने उन्हें खरीदा। और उन चंद पूंजीपतियों पर यह आरोप है कि उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को चुनावी चंदा दिया और उनको एनपीए के नाम पर उनके कर्ज भी माफ कर दिया गया। और फिर उनकी नीलामी जो हुई कर्ज वसूली के लिए, उनको फिर से उन्हीं के हिस्सेदार या उनके संबंधियों को के नाम उसको नीलामी में दे दिया गया, उन्हें भी कर्जा दिया गया बैंकों द्वारा। तो ये क्या कहलाता है? क्या सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें राज्य कहा गया है और राज्य के संरक्षण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक रक्षक हैं, तो उन सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का औचित्य क्या था? क्या पूंजीपतियों को धनाढ्य बनाना, अपने लिए धन कुबेर तैयार करना, अपने लिए चुनावी फंड के लिए एक आर्थिक स्रोत पैदा करना, और देश के संवैधानिक व्यवस्था में जो संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व एससी एसटी ओबीसी के हैं, उनके प्रतिनिधित्व को, संवैधानिक अधिकारों को हड़पना? ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको देश को, देशवासियों को, हम भारत के लोगों को जानना चाहिए। और हम भारत के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के जो संरक्षक हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अब ऐसे में उससे पहले इतना बड़ा कांड और उसमें मोदी सरकार का फंसना, क्या आपको लगता है कि इसका पूरा प्रभाव जो है वो चुनाव पर पड़ेगा और अब मुसीबत बनती जा रही है अडानी मोदी सरकार के लिए? एक देश के सामने आया है कि जो पूरे विश्व में आया और इस सरकार में देखने को मिला, पूरे देश में देखने को मिला कि सत्तारूढ़ पार्टी ने जो देश से किए थे कि इतने करोड़ रोजगार, हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लोगों की आय बढ़ेगी, परंतु उल्टा ये हुआ है कि देशवासियों के देश मूल अधिकार है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी फेंक दी गई निजीकरण के नाम पर। एक तरफ उनसे सवाल करने की, स्वस्थ रहने की और बलवान बनने की प्रक्रिया छीन ली। सेना का भी एक तरह से निजीकरण कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट पर देके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए, उनके अधिकार छीन लिए नई रोजगार पॉलिसी के तहत पर, औद्योगिक नीति के तौर पर। और दूसरी तरफ केवल पूरे देश को मजदूरों की मंडी बना दिया और देश के साधन संसाधन जो संपत्ति है केवल चंद पूंजीपतियों की जेब में जबरदस्ती थोपी जा रही है। तो ये एक आर्थिक विपत्ति देश पर जो थोपी जा रही है, देशवासियों के जो आर्थिक संसाधन है, जो संपत्ति है, जो धन है बैंकों में जमा है, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो जैसे धन संपत्ति और जीवन की सुरक्षा का जो एक मूल अधिकार है, उसके लिए कोई सुरक्षित प्रावधान संज्ञान लेकर नहीं किया गया। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। संविधान के रक्षक को इनका संज्ञान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जब देश आज़ाद हुआ था तो किससे आज़ाद हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ाद हुआ था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, बाद में 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने उसे टेक ओवर किया और उसको अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटिश महारानी हो गई। फिर उसके बाद राष्ट्रीयकरण हुआ तो सारे के बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ
जो वैसी कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, परंतु सरकार ने फिर से उन अधिकारों को, आर्थिक संसाधनों को पूंजीपतियों को देकर निजीकरण करना, और वो भी चंद पूंजीपतियों को निजीकरण करना, ये तो सत्ता का, जहां पहले से कहते कि देश के आर्थिक संसाधनों का और सत्ता का और शासन प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इस पर भी देश सवाल कर रहा है। देश के संवैधानिक प्रमुखों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका प्रमुख हैं, देश की साख है, उसको संभालने का उनके ऊपर दायित्व है। हम भारत के लोगों के जो पैसा है बैंकों में लगा है, और जो पैसा बैंकों से इन्होंने कर्ज के नाम पर लिया है, जिसे ले लेकर वो आज भाग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। ये सीबीआई, आईबी या जो भी संस्थाएं हैं, ये सिर्फ विपक्ष को, विपक्षी नेताओं पर नजर रखने के लिए नहीं है। केवल जो छोटे मोटे वैसे हैं देनदार या लेनदार, उन पर नजर रखने के लिए नहीं है। देश की जो आर्थिक संपत्ति को हड़प रहे हैं, किन लोगों के संरक्षण में हड़प रहे हैं, और कैसे संपत्ति को हड़प कर लूट कर यहाँ से जा रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है। जो हिडनबर्ग की जो रिसर्च है, इस पर सवालिया निशान लगे हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर एकदम से शेयरों में अडानी ग्रुप की संपत्ति का 3-4 लाख करोड़ का नुकसान होना, ये सवाल पैदा करता है। और अडानी ग्रुप द्वारा राष्ट्रवाद के नाम पर उसका ओढ़ना, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तिरंगे झंडा भी उसके समकक्ष खड़े होकर बात करना, हमारे राष्ट्र का तिरंगा झंडा है वो जो सबसे ऊपर रहता है, हमारा जो सर है हमारे सीने से ऊपर होता है, जिसे हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, उसका भी उन्होंने अपमान किया है। इसके लिए गाइडलाइन है। हमारी भारतीय जो टीम थी उसने तिरंगे को अपने यूनिफॉर्म पर रखा था, तो उस पर सवाल उठे थे और उसे वहाँ से यूनिफॉर्म से हटाया गया था। तो तिरंगे का कोई अपमान ना करें, राष्ट्रवाद पर की ओट में कोई हमारे संसाधनों को हड़पने की बात ना करे। राष्ट्र की संपत्ति है, हम भारत के लोगों की है। कंपनी है, कंपनी अपने तरीके से देखे और हम भारत के लोगों को आश्वस्त करें, देश की सरकार हमें आश्वस्त करे कि हमारी साख, हमारी संपत्ति की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश के आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी हैं वो सुरक्षित करें, और जो रिपोर्ट है आई है वो सत्य है या असत्य है, उसे सत्य, न्याय और प्रामाणिकता के आधार पर देखना चाहिए। राष्ट्रवाद के आड़ में उसको के नाम में देश को गुमराह नहीं करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी मांग है सरकार से, ये हमारी मांग है संवैधानिक पदाधिकारियों से कि उन चीज़ों पर हमारी जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं है। एकदम से जितने ये शेयर होल्डर्स हैं वो पागल नहीं हैं, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं है। अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं जहां पर उसको चैलेंज दिया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर मानहानि का केस किया जा सकता है, परंतु ऐसा कोई व्यवस्था आई नहीं है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।